हेलो दोस्तों, तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का 8 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ वो सारे शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था ये शिफ्ट में कि पौधे की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रण और बढ़ावा देता है। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर कोई एक सही है, आप लोग मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। तो देखिए, ऑप्शन नंबर एक अकिशन, ये जो पौधे की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से हार्मोन को नियंत्रण और बढ़ावा देता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी हम कुछ पॉइंटे को चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखें। देखिए, ऑक्सीन आमतौर पर पौधे की किसी भाग में सबसे अधिक सांद्रता में संश्लेषित होता है। तो अग्रस्त में कहाँ है? तो अग्रस्त में सबसे ज़्यादा संश्लेषित होता है। अगला देखेंगे, ऑक्सीन के कारण होने वाली शीर्ष प्रभावित का कार्य क्या अर्थ होता है? तो अग्रस्त कालिका की वृद्धि का पार्श्व कालिकाओं की वृद्धि को रोकना। ठीक है, और निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सीन क्या है? तो इंडो थ्री एसिटिक अम्ल। ये सारे इससे रिलेटेड है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीन का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपयोग होता है? तो ये देखिए, बिना निषेचन के फल विकसित करना, ये हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हुआ था, करंट अफेयर से रिलेटेड है कि भारत ने आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2025 में जीता। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आंसर है, इसको है टाइपिंग में गलती हो गया, तो इसका आंसर सही है ए नंबर कि भारत ने महिला जो थी आईसीसी अंडर-19 टी20 में विश्व कप में जीत हासिल की थी। ठीक है, इससे रिलेटेड, इससे तो कुछ रिलेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाहक चाल के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, जो धारावाहक चाल के जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, वह ज्ञात कौन सा नियम का प्रयोग करता है? तो ये है मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठा का नियम। जो मैक्सवेल का दाएं हाथ का अंगूठा का नियम है, यह धारा चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंटेड देख लेंगे जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मैक्सवेल का दाएं हाथ का अंगूठा का नियम मुख्य किसके लिए उपयोग होता है? तो एक सीधी धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए। एक सीधा जो है धारावाही चालक और उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठा का नियम। अब देखिए, मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, दाएं हाथ का अंगूठा किसी दिशा को इंगित करता है? तो विद्युत धारा की दिशा को ये इंगित करता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगला देखेंगे, नियम के अनुसार दाएं हाथ का मुड़ी हुई उंगलियां किसकी दिशा को दर्शाता है? तो चुंबक क्षेत्र की रेखाओं की दिशा दिखाता है कोई, जो दाएं हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां रहता है। अगला पॉइंट है इसका कि एक सीधी लंबे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पैटर्न कैसा होता है? तो तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त होता है। चार के जो तार के चारों ओर क्या रहता है? तो संकेंद्रित वृत्त रहता है, सर्कल। अगला देखेंगे, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठा का नियम एक और नाम क्या है? तो कर्क कर्क स्क्रू नियम है। क्या है? कर्क स्क्रू नियम है, कर्क स्क्रू नियम है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन, ये भी करेंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है एग्जाम में कि 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 जो मार्च है, यह बिहार में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और बिहार के रिलेटेड से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, 22 मार्च 2025 को बिहार ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 113वां स्थापना दिवस बिहार ने मनाया था 22 मार्च को। अगला देखेंगे, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? जिसके समृद्ध
में यह दिवस मनाया जाता है? तो 1912 में इसका बिहार राज्य का गठन हुआ था। अगला देखेंगे, बिहार दिवस 2025 का मुख्य विषय या थीम क्या रखा गया था? तो देखिए इसका जो थीम था, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये थीम बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस के साथ साथ विश्व भर में और कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, आप लोग इसको देखें। तो सितंबर 2025 में सेमिकॉन इंडिया 2025 के कार्यक्रम के दौरान भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 3222 बिट्स प्रोसेस किसने प्रस्तुत किया? तो ये 4 ऑप्शन में सबसे नंबर बी सही है, अश्वसी वैष्णवी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है दो। तो देखिए सितंबर 2025 में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या था? तो विक्रम 32 बिट प्रोसेसर था। अगला देखें, सितंबर 2025 में स्वदेशी चिप के अनावरण के लिए नई दिल्ली में किस प्रमुख कार्य का आयोजन किया गया था? तो सेमीकॉन इंडिया 2025 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि पेट में प्रोटीन का पचाने के लिए कौन सा रूप पचाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम का जिम्मेदार है? ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसी एग्जाम है जो स्टोमेच में प्रोटीन को पचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंटेड। पेप्सिन एंजाइम किस निष्क्रिय के रूप में स्रावित होता है? तो ताकि यह पेट की दीवारों को न पचा सके, यह पेप्सिनोजेन कहते हैं। पेप्सिनोजेन इसको नाम है। ठीक है, और इसके कुछ और पॉइंट है जो एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पेप्सिन एंजाइम किस पीएच की सीमा सबसे अच्छा कार्य क्या होता है? तो ये अत्यधिक अम्लीय होता है। अम्लीय होता है, इसका पीएच मान हो जाएगा 1.5 से 3.5 के आसपास। ठीक है, इससे रिलेटेड और पॉइंट है कि पेट में प्रोटीन पर पेप्सिन की क्रिया का अंतिम परिणाम क्या होता है? तो प्रोटोजोआ और पेप्टोन। ये क्या होता है कि पेप्सिन का प्रोटीन का ये क्या होता है? अंतिम परिणाम होता है। ठीक है, और शिशु में दूध प्रोटीन को पचाने में मदद करने वाले एक अन्य पाचक एंजाइम जो वार्षिक में कम होता है, वो पेट में कौन सा स्रावित होता है? तो रेनिन नाम का यह है एंजाइम। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हाल ही में खबरों में रही सर्वश्रेष्ठ योजना किस केंद्रित मंत्रालय ने तहत संचालित हुआ था? ठीक, शहरी। तो देखिए ये योजना जो संचालित हुआ था, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस योजना को संचालित किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंटेड है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए श्रेष्ठ योजना प्राथमिक लाभार्थी समूह कौन है? तो अनुसूचित जाति और श्रेणी में मेधावी छात्र के लिए है। ठीक है, और इससे और रिलेटेड है कि श्रेष्ठ योजना के तहत छात्र को कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो 9 और 11वीं कक्षा के लिए। ठीक है, श्रेष्ठ योजना के तहत चयनित प्रक्रिया में छात्रों में कौन सी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है? तो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉरम श्रेष्ठ। ठीक है, और इससे रिलेटेड और कुछ ये भी क्वेश्चन आया हुआ था करंट अफेयर्स का। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच का संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? तो देखिए समुद्र शक्ति दिया गया है, समुद्र शक्ति नाम दिया गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंटेड है कि अभ्यास समुद्री शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हिंद महासागर में जो इंडोनेशिया के जल के आसपास है। ठीक है, और भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास की प्रकृति क्या है? तो नौसेना अभ्यास। ठीक है,
इससे रिलेटेड और पॉइंट है, अभ्यास समुद्र शक्ति में भारत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की नौसेना के बीच अंतर संचालित बढ़ना। ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच अन्य प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो जो थल सेना से संबंधित है तो गरुड़ शक्ति। ठीक है। इससे रिलेटेड और है कि वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। कहाँ है? तो केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट कि वेम्बनाड झील को भारत की सबसे लंबी झील क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसकी लंबाई 96 किलोमीटर भारत की सबसे झीलों में से सबसे अधिक है। और वेम्बनाड झील के पास हर साल आयोजित होने वाली प्रसिद्ध नौका दौड़ का नाम क्या है? तो नेहरू ट्रॉफी बोस रेस। अगला देखेंगे वेम्बनाड झील को कुट्टानड क्षेत्र में लवणीय जल के प्रवेश को रोकने के लिए कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया? तन्नीमुक्कम खारे पानी की बैराज। ठीक है। अगला देखेंगे वेम्बनाड झील किस प्रकार के जलीय परिस्थिति तंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो पशजल लैगून कयल। ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है कि करंट अफेयर है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन अंतर्गत 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता गीगावाट में प्राप्त करने के लिए लक्ष्य है? तो 100 गीगावाट। ठीक है। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें। इससे बैक टू बैक हम वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है। धन्यवाद।